नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डीएनए की पैकेजिंग। मतलब एक कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए की लंबाई के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था। एक कोशिका के अंदर जो डीएनए है उसकी लंबाई होती है लगभग 2.2 मीटर। तो देखिए डीएनए कुंडली की पैकेजिंग, यदि हम मानव की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य के अंदर हमने वाटसन एंड क्रिक द्वारा 1953 में प्रस्तुत मॉडल, जिसको हम द्विरज्जु की मॉडल कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी, दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी थी? ये थी 0.34 गुणा 10⁻⁹ मीटर, या इसको हम ये कह सकते हैं कि 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर को 10⁻⁹ मीटर लिखा जाता है। और नाइट्रोजन क्षार युग्म है कितने? ये कोशिका की बात करते हैं तो उस कोशिका के अंदर जो नाइट्रोजन क्षार युग्म है उसकी संख्या है 6.6 इंटू 10⁹9। तो 6.6 गुणा 10⁹9 इतने नाइट्रोजन क्षार एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए एक कोशिका के अंदर डीएनए की लंबाई कितनी होती है? अब इसके लिए यदि हम ये जितने नाइट्रोजन क्षार हैं और दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी, इन दोनों का यदि हम गुणा करते हैं तो हमारे पास डीएनए की लंबाई आ जाती है। तो देखिए कुल डीएनए की लंबाई के लिए ये तो है दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी गुणा टोटल नाइट्रोजन क्षार कितने हैं, इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो हम पाते हैं कि कितना है डीएनए लंबा? 2.2 मतलब 2.2 मीटर। इतना लंबा डीएनए का जो सूत्र है वो एक कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब देखिए यहां पर ये बात निकल कर आती है कि एक कोशिका कितनी बड़ी है? कोशिका बहुत छोटी है, जिसको हम नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते, इतनी छोटी कोशिका। अब कोशिका छोटी है, कोशिका के बावजूद जो डीएनए की बात करते हैं वो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। अब केंद्रक और भी छोटा होगा। यदि हम केंद्रक के व्यास की बात करते हैं तो 10⁻⁻6 मीटर, इतना छोटा केंद्रक होता है। अब उस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं या उसके अंदर है वो डीएनए पाया जाता है। तो 2.2 मतलब 2.2 का मतलब 2.25 मीटर, 1 मीटर जितना लंबा होता है, 2.25 मीटर लंबा डीएनए इस कोशिका के केंद्र के अंदर व्यवस्थित रहता है। अब ये किस तरह से व्यवस्थित रहता है? इस डीएनए, इतना लंबा डीएनए कोशिका के केंद्र में किस तरह से व्यवस्थित रहता है, इसी को हम डीएनए की पैकिंग बोलते हैं या डीएनए की पैकेजिंग बोलते हैं। अब ये हमने एक कोशिका की बात की है। अब इस तरह से यदि बात करें, एक मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कुल कोशिकाओं की संख्या अरबों खरबों होती है। और हम ये कहते हैं कि मानव के अंदर कुल जो कोशिकाएं होती है वो होती है 10⁻14 इतनी कोशिकाएं होती है। अब एक कोशिका के अंदर डीएनए की लंबाई कितनी है? 2.2 मीटर। अब इतनी कोशिकाओं में डीएनए की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इसको 2.2 से गुणा कर देंगे तो ये 2.2 को हम 2 मान लें, राउंड फिगर में 2 मीटर मान लें, तो मनुष्य के शरीर के अंदर कुल डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 2 गुणा 10⁻14 मीटर। इतना मीटर लंबा डीएनए मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है। अब ये इतना लंबा डीएनए मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत ही स्पेशल व्यवस्था होती है, बहुत ही तगड़ी व्यवस्था होती है, क्योंकि इतना लंबा डीएनए इतने से शरीर के अंदर व्यवस्थित होता है। तो ये किस तरह से व्यवस्थित होता है, इसकी जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, इसको डीएनए की पैकिंग या डीएनए की पैकेजिंग कहा जाता है। और इसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर अभी डिस्कस करने वाले हैं। डीएनए की पैकेजिंग की बात करते हैं। पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका या असीम केंद्र की कोशिका। तो देखिए असीम केंद्र की जो कोशिका होती है उसके अंदर स्पष्ट केंद्र का अभाव होता है। स्पष्ट केंद्र प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो डीएनए होता है वो पूरी कोशिका के अंदर बिखरा हुआ भी नहीं होता। दोनों बातें हैं कि स्पष्ट केंद्र भी नहीं पाया जाता है, लेकिन डीएनए पूरी कोशिका के अंदर बिखरा हुआ भी नहीं पाया जाता है।
डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है, इसके अंदर फॉस्फेट पाया जाता है, इस वजह से ऋणात्मक आवेशित होता है। यह जो डीएनए है ऋणात्मक आवेशित डीएनए है, कुछ धनात्मक आवेशित प्रोटीन के साथ में बंध कर ये एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो ऋणात्मक आवेशित डीएनए है वह धनात्मक आवेशित प्रोटीन के साथ बंध कर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और जहां पर इकट्ठा होता है वो केंद्रक नहीं होता, लेकिन केंद्रक के जैसी संरचना होती है, सघन जीव द्रव्य कह सकते हैं। और वह जो संरचना होती है इसको केंद्रकाभ कहते हैं, या न्यूक्लियोइड या आद्य केंद्रक कहा जाता है। तो इस तरह से ऐसी जो व्यवस्था होती है वो प्रोकैरियोटिक में होती है, और प्रोकैरियोटिक में समस्त जीवाणु आते हैं। जो मोनेरा जगत है वो प्रोकैरियोटिक का जगत है, मोनेरा के अंदर समस्त जीवाणु रखे गए हैं। तो ऐसी व्यवस्था जीवाणुओं के अंदर पाई जाती है। अब यदि यूकेरियोटिक की बात करते हैं, ससीम केंद्रकी की बात करते हैं, तो ससीम केंद्रकी के अंदर जो डीएनए की पैकेजिंग होती है वो सरल प्रकार की नहीं होती है, जटिल होती है। अब इसमें बहुत ही ज्यादा जटिलता पाई जाती है। तो जो ससीम केंद्रकी है डीएनए की व्यवस्था ज्यादा जटिल होती है। अब इसमें होता कैसे है कि डीएनए है वो तो ऋणात्मक आवेशित होता है, ये तो पता ही है। डीएनए के अंदर फॉस्फेट आयन पाए जाते हैं, फास्फोरस पाया जाता है, इस वजह से डीएनए वो ऋणात्मक आवेशित होता है। लेकिन यूकेरियोटिक के अंदर जो धनात्मक आवेशित जो प्रोटीन होती है, धनात्मक आवेशित जो क्षारीय प्रोटीन होती है उसको हिस्टोन कहा जाता है। मतलब हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, क्षारीय होती है, धनात्मक होती है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन के अंदर हिस्टोन की 8 इकाई या हिस्टोन के 8 अणु जुड़ते हैं और हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं हिस्टोन अष्टक। और ये हिस्टोन अष्टक है, इसके अंदर 8 अणु देखिए, H2A इसके 2 अणु होते हैं, H2B इसके भी 2 अणु होते हैं, H3 इसके 2 अणु और H4 इसके भी 2 अणु होते हैं। तो इस तरह से जो क्षारीय प्रोटीन है हिस्टोन, उसके 8 अणु पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके अंदर क्षारीय अमीनो अम्ल 2 अमीनो अम्ल है जिसकी अधिकता पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर ये जो 2 अमीनो अम्ल है इनकी अधिकता पाई जाती है। कौन कौन से अमीनो अम्ल है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कौन से अमीनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है। तो कौन सा हो जाएगा, लाइसिन और आर्जिनिन। तो ये अलग से याद रखने की जरूरत है। कई बार परीक्षा के अंदर ये बोर्ड एग्जाम ही नहीं बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे नीट है, सेकंड गेट, फर्स्ट गेट, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे लेवल का बन जाता है कि हिस्टोन जो प्रोटीन है उसके अंदर कौन से अमीनो अम्ल है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, या कौन से क्षारीय अमीनो अम्ल है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो लाइसिन और आर्जिनिन। तो देखिए इस तरह से यूकेरियोटिक के अंदर जो धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक है इसके चारों ओर ऋणात्मक आवेशित जो डीएनए होता है वो लिपटा हुआ होता है। मतलब जो हिस्टोन क्षारीय हिस्टोन जो प्रोटीन है उसका जो अष्टक है उसके जो 8 अणु मिलकर एक गोलाकार संरचना बनाते हैं, उसके ऊपर जो ऋणात्मक आवेशित डीएनए होता है वो लिपटा हुआ पाया जाता है। इस तरह से एक संरचना बनती है जिसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। इस संरचना को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। किस संरचना को, हिस्टोन अष्टक और इसके ऊपर जो डीएनए लिपटा हुआ होता है, इस तरह से गोलाकार संरचना बनती है उसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। इस तरह की जो व्यवस्था है, इस तरह की जो संरचना है इसको हम न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। मतलब न्यूक्लियोसोम मॉडल के द्वारा हम इस चीज को है वो समझते हैं। और एक टिपिकल या एक प्रारूपिक जो न्यूक्लियोसोम है, ये जैसे एक न्यूक्लियोसोम है, इसके अंदर 200 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कितने पाए जाते हैं नाइट्रोजन क्षार, 200 नाइट्रोजन क्षार है उसमें पाए जाते हैं। मतलब एक जो ये न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए की जो कुंडली पाई जाती है, डीएनए के जो रज्जुक पाए जाते हैं उसमें 200 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। अब इस तरह से देखिए ये संरचना एक न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम है। ये जो गोलाकार संरचना दिख रही है ये हिस्टोन अष्टक है। हिस्टोन जो क्षारीय हिस्टोन जो प्रोटीन है, धनात्मक क्षारीय जो हिस्टोन प्रोटीन है, उसकी 8 इकाइयों ने मिलकर हिस्टोन अष्टक का निर्माण किया। इसके ऊपर देखिए ये डीएनए लिपटा हुआ है, ये डीएनए आगे से फिर पीछे से होकर इस तरह से ये डीएनए इसमें लिपटा हुआ है। और ये एक न्यूक्लियोसोम है। इसके बाद में दूसरा न्यूक्लियोसोम होगा। तो दो जो न्यूक्लियोसोम है इनको जोड़ने के लिए बीच में जो डीएनए पाया जाता है उसको लिंकर डीएनए कहा जाता है। और इनके बीच में हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है जिनको H1 हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। तो
तो इस तरह से न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले डीएनए को लिंकर डीएनए कहा जाता है। इस तरह से ये जो डीएनए है, ये जो प्रोटीन है, ये जो संरचना बनती है, इसको क्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। एक ये क्रोमेटिन, फिर अगला और क्रोमेटिन, इस तरह से एक सूत्र का निर्माण होता है जिसको क्रोमेटिन सूत्र कहा जाता है। जब इस संरचना को हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब देखा जाता है तो ये संरचना में डोरी पर बीड्स, जैसे एक रस्सी है, रस्सी के ऊपर हम गांठ देते हैं, एक इतनी लंबी रस्सी है, उसके ऊपर हमने गांठें दे दी, तो इसको हम कहते हैं डोरी के ऊपर बीड्स। डोरी के ऊपर बीड्स मतलब डोरी के ऊपर जो गांठें हैं वो क्या है? न्यूक्लियोसोम है। इस तरह की संरचना हमें दिखाई देती है। देखो जैसे ये रस्सी है या डोरी है, इसके ऊपर जैसे ये गांठें हैं बीड्स, इस तरह की ये हमें संरचना दिखाई देती है। इसको हम क्रोमेटिन सूत्र भी कहते हैं। ये जो बिंदु नुमा संरचना दिख रही है, ये तो है क्रोमेटिन, और संपूर्ण जो संरचना है लंबी, इसको क्रोमेटिन सूत्र कहा जाता है। या इसको हम ये कह सकते हैं, एक जो माला होती है, जो ये पुजारी लोग काम में लेते हैं, भगवान की जो प्रार्थना करते हैं, उसमें ये जो माला होती है, माला को यूज में लेते हैं। माला के ऊपर जो मनके होते हैं, वो हम कह सकते हैं वो क्या है? न्यूक्लियोसोम। और दो मनकों के बीच में जो धागा है वो क्या है? लिंकर डीएनए। तो इस तरह से जो माला में मनके हैं या डोरी के ऊपर बीड्स है, ऐसी संरचना है वो डीएनए की दिखाई देती है। यूकेरियोटिक के अंदर जो धनात्मक आवेशित हिस्टोन प्रोटीन होती है, उसके अलावा भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है उच्च स्तर पर, मतलब हाई लेवल पर, या ज्यादा विकसित जो जीव है, ज्यादा विकसित जो जंतु है, उनमें क्रोमेटिन की व्यवस्था के लिए, या जो अभी हमने न्यूक्लियोसोम के बारे में बात की है, तो इसकी व्यवस्था के लिए एक अन्य प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहा जाता है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, शॉर्ट में इसको NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहा जाता है। अब एग्जाम की दृष्टि से NHC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। NHC फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। इसके अलावा जो क्रोमेटिन का धागा, क्रोमेटिन का जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ है, या जो केंद्र के अंदर पाया जाता है, तो केंद्रक में जो क्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं, मतलब लूज होते हैं, ढीले ढाले बंधे होते हैं, ये हल्के अभिरंजित होते हैं, और अनुलेखन की दृष्टि से ये अधिक सक्रिय होते हैं। इनको यूक्रोमेटिन कहा जाता है। एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए यूक्रोमेटिन क्या है, तो क्या लिखोगे आप? ये लिखोगे कि केंद्र के अंदर पाए जाने वाले ढीले ढाले बंधे हुए जो क्रोमेटिन है, उनको यूक्रोमेटिन कहा जाता है। अभी ढीले ढाले बंधे होते हैं, इसका मतलब ये हल्के अभिरंजित होते हैं, और अनुलेखन में ये अधिक सक्रिय होते हैं। अनुलेखन की दृष्टि से ये अधिक सक्रिय होते हैं, इनको यूक्रोमेटिन कहा जाता है। अब इसका जो उल्टा होगा, इसके जो अपोजिट होगा, उसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोक्रोमेटिन। तो क्या हो जाएगा? केंद्रक में पाए जाने वाले ऐसे क्रोमेटिन जो दृढ़ता से बंधे होते हैं, जो मजबूती से बंधे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। अब ये हल्के अभिरंजित होते हैं, तो ये गहरे अभिरंजित होते हैं। उल्टे हैं, ये हल्के अभिरंजित है और ये गहरे अभिरंजित है। अनुलेखन की दृष्टि से ये कम सक्रिय है, जबकि ये अधिक सक्रिय है। तो इस तरह से यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन अलग अलग पूछा जा सकता है, या फिर इन दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में क्या अंतर है? तो आप लिख सकते हैं यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, ये है वो ढीले ढाले बंधे होते हैं, ये मजबूती से बंधे होते हैं। अनुलेखन की दृष्टि से अधिक सक्रिय होते हैं, ये कम सक्रिय होते हैं, ये हल्के अभिरंजित होते हैं, और ये गहरे अभिरंजित होते हैं। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंदर बात की डीएनए की पैकेजिंग के बारे में। डीएनए इतना लंबा, एक कोशिका के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक कोशिका के अंदर किस तरह से व्यवस्थित रहता है, हमने उसको समझने का प्रयास किया। और उसमें हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में बात की। प्रोकैरियोटिक के अंदर उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, यूकैरियोटिक के अंदर जटिल और बहुत ही तगड़ी व्यवस्था होती है। न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं, इसको न्यूक्लियोसोम मॉडल कहा जाता है। माला में मनके या डोरी के ऊपर बीड्स जैसी संरचना है वो इनकी पाई जाती है।
इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर जो न्यूक्लियोसोम मॉडल की बात करें या फिर डीएनए की पैकिंग के बारे में बात करें वो कंप्लीट करने का प्रयास किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।